हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इवोल्यूशन क्लासेस। इस वीडियो में हम वायरस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वायरस टॉपिक के काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि इस सीरीज़ में यूपीपीसीएस, पीजीटी, टीजीटी या एलटी ग्रेड वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे क्वेश्चंस जितने भी अभी तक रिपीट हुए हैं वो क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वायरस से। वायरस के इसमें देखिए हम लोग क्या क्या टॉपिक करने वाले हैं। नेचर, डेफिनेशन, नेचर, ट्रांसमिशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी, बैक्टीरियोफेज और वायरॉइड्स, प्रियॉन्स, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंसेस ऑफ वायरसेस। ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। इनमें से किसके पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता? आर्कीबैक्टीरिया, पीपीएलओ, वायरसेस या रिक्टिसी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वायरस। वायरस के पास सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, इनके पास सेल नहीं होता है। क्या होता है वायरस के पास, तो वो समझेंगे। देखिए इसके डिस्क्रिप्शन बोलता है कि वायरस डज नॉट हैव सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। वायरस हैव ओनली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए और आरएनए विच फॉर्म 6% ऑफ द सेंट्रल कोड एंड core, and this central core is surrounded by a thick covering of protein called कैप्सिड। वायरसेस जो होते हैं उन वायरस के पास सेल नहीं होता, लिविंग और नॉन लिविंग की इंटरमीडिएट कंडीशंस आती है उनकी। और दूसरी चीज़, इनके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, सिर्फ अमीनो एसिड्स होते हैं और प्रोटीन कोट होती है। ठीक है, तो बस यही सारी चीज़ें बोली गई कि 6% ऑफ द आरएनए जो कि 6% सेंट्रल कोर का पार्ट बनाता है, डीएनए या आरएनए जो भी होगा जेनेटिक मटेरियल। और इसके चारों तरफ एक सराउंडिंग, एक कवरिंग होती है, कोट होता है प्रोटीन का, जिसको क्या बोल दिया जाता है? कैप्सिड बोल दिया जाता है। ठीक है, वायरस इसको इसी वजह से न्यूक्लियो कैप्सिड भी बोलते हैं। न्यूक्लियो कैप्सिड क्यों? क्योंकि न्यूक्लिक एसिड है उसके ऊपर कैप्सिड है, इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए नोबेल प्राइज किसको मिला? प्रियॉन्स की डिस्कवरी के लिए प्रूशिनर को नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले प्रियॉन्स के बारे में बताया। ये प्रियॉन्स क्या होते हैं? पी फॉर प्रियॉन, पी फॉर प्रोटीन। लेकिन कैसी प्रोटीन्स? इन्फेक्टेड प्रोटीन्स। ये होती हैं इन्फेक्टेड प्रोटीन्स, इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। ठीक है, जो कि डिजीज कॉज करती हैं। सो प्रूशिनर इन 1997 रिसीव्ड नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ प्रियॉन्स। अब ये प्रियॉन्स क्या हैं? प्रियॉन्स इन्फेक्शियस प्रोटीन पार्टिकल्स हैं। प्रियॉन को सबसे पहले प्रूशिनर ने 1983 में ऑब्जर्व किया था, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ मिला 1997 में। ये आपको याद रखना है। रिपोर्ट कब किया? 1983 में, लेकिन इनको नोबेल प्राइज़ इसके काम के लिए कब मिला? 1997 में। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें लिखा हुआ है कि एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या होते हैं? बैक्टीरियोफेज वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करते हैं या ईट करते हैं। सो किसी भी एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन लेटेंट फॉर्म इनसाइड बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड। मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर जो लेटेंट फॉर्म में टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्ट करते हैं वो क्या कहलाते हैं? तो उनको बोला जाता है प्रोफेज। प्रोफेज बोला जाता है उन्हें। क्या बोला जाता है? प्रोफेज। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं कि एनी टेम्परेट बैक्टीरियोफेज एग्जिस्टिंग इन द लेटेंट फॉर्म इनसाइड द बैक्टीरियल सेल इज नोन एज प्रोफेज। मतलब बैक्टीरियल सेल के अंदर लेटेंट फॉर्म में कोई भी अगर टेम्परेट बैक्टीरियोफेज रहता है तो उस टेम्परेट बैक्टीरियोफेज को प्रोफेज बोल दी जाता है। इट इज़ अ बैक्टीरियोफेज ऑफन शॉर्टन टू फेज। जीनोम, it is a bacteriophage genome inserted and integrated into circular bacterial DNA chromosome or existing as an extra chromosomal plasmid. This is a latent form of phage. ये क्या है? latent form है phage की, जिसमें कि in which viral genes are present in the bacterium, जिसमें कि वायरल जीन जो होते हैं वो बैक्टीरियम में प्रेजेंट होते हैं बिना किसी डिस्ट्रप्शन। बैक्टीरियल सेल को किसी भी डिस्ट्रप्शन के बिना ही उनके अंदर वो एंटर कर जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसका जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल प्लाज्मिड होता है उसकी बात चल रही है। इसके बाद बात चल रही है बैक्टीरिया के पास जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मिड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस जीनोम इज ऑल्सो कॉल्ड मिनीक्रोम। मिनीक्रोम किसको बोला जाता है? तो मिनीक्रोम बोला जाता है SV40 को। ये SV होगा, SV40।
ठीक है। मिनी क्रोमोसोम बोला जाता है। मिनी क्रोमोसोम किसको बोला जाता है? मिनी क्रोमोसोम बोला जाता है SV40 के जीनोम को। ये आपका UPPCS का प्री का 2007 का क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो SV40 नाम के वायरसेस हैं, ये वायरसेस कैंसर कॉज करने वाले वायरसेस हैं और इनको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था पोलियो की वैक्सीन बनाने के दौरान। ठीक है, पोलियो की वैक्सीन जिस दौरान बन रही थी उस दौरान इनको ऑब्जर्व किया गया। दूसरी चीज़ ऑन्कोजेनिक, मैंने बताई दिया कि कैंसर कॉजिंग DNA वायरस होते हैं ये। और ब्रेन कैंसर कर सकते हैं ये, बोन कैंसर करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको सबसे पहले 1955 में ऑब्जर्व किया गया था, जैसे कि मैंने बताया कि पोलियो की वैक्सीन जिस समय बनाई जा रही थी उस दौरान। ठीक है, सो SV40 इज द एब्रिविएशन फॉर SB होगा ये, सिमियन वैक्यूलेटिंग वायरस 40। दिस इज सिमियन वायरस 40। A papilloma virus that is found in both effect it produced on infected green monkey cells। ठीक है, पैलिनोमा वायरस है जो कि दोनों ही फॉर्म में इफेक्ट में पाया जाता है, जो कि इन्फेक्ट करते समय ये ग्रीन सेल्स में प्रोड्यूस करता है। अब SB40 है क्या? DNA वायरस है दैट हैज़ पैलियोमा वायरस टू कॉज ट्यूमर इन एनिमल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया ही। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 5 बोलता है कि अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड। वो वायरस जो कि बैक्टीरियम को इन्फेक्ट करता है ऑब्वियसली बैक्टीरियोफेज, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया ही था। ये आपका UPPCS प्री का 2005 का क्वेश्चन है। यही इसमें बोला गया है कि अ वायरस इन्फेक्टिंग अ बैक्टीरियम इज कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज ऐसे वायरसेस होते हैं जो कि किल करते हैं बैक्टीरियम को। अब बैक्टीरियोफेज कंटेन क्या करते हैं? DNA और प्रोटीन शीट। DNA होता है और उसको कवर करने वाली प्रोटीन शीट होती है, लेयर कवरिंग होती है, कोट। अब इन्फेक्शन के दौरान सिर्फ DNA इंजेक्ट होता है बैक्टीरिया के अंदर। जब ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं तो बैक्टीरिया के अंदर क्या रिलीज़ करते हैं? DNA रिलीज़ करते हैं। प्रोटीन शीट जो होती है वो बाहर ही रह जाती है बैक्टीरिया से। अब बैक्टीरियोफेजेस क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है जो कि किस में पाए जाते हैं? हर हैबिटेट में पाए जाते हैं जहाँ पर कि बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोलता है कि अ सब्सटेंस बाय द होस्ट इन रेस्पॉन्स टू वायरल इन्फेक्शन बट प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन इज कॉल्ड। इसमें बोला है कि कौन सा सब्सटेंस है जो कि होस्ट के द्वारा खुद ही प्रोड्यूस किया जाता है जब भी किसी वायरस का इन्फेक्शन होता है उस दौरान, और वो दोबारा किसी वायरस के इन्फेक्शन से उसको बचा देता है। मतलब कहने का ये है कि ये होस्ट है, इस होस्ट को वायरस ने इन्फेक्ट किया। वायरस ने जब इसे इन्फेक्ट किया तो इसने कुछ केमिकल रिलीज़ किए, और वो जो केमिकल हैं या वो जो सब्सटेंसेस है वो इसको दूसरे जो वायरसेस आएंगे उनसे बचाएंगे। तो क्या कहते हैं उनको बोला जाता है इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है? इंटरफेरेंस। ये भी आपका UPPCS प्री 1994-1995 का क्वेश्चन है। इंटरफेरेंस वैसे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। सो इंटरफेरेंस क्या है? इंपॉर्टेंट एंटीवायरल ह्यूमन प्रोटीन होती है जो कि हमारे एक इम्यून रेस्पॉन्स की तरह रिलीज़ होती है बॉडी में। वायरल इन्फेक्शन जब भी होता है तो ये रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है कि प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन देयर इंसेक्ट वेक्टर आर कॉल्ड। ऐसे प्लांट वायरसेस जो कि अपने इंसेक्ट वेक्टर के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? परसिस्टेंट, नॉन परसिस्टेंट, प्रोपेगेटिव और सर्कुलेटिव। तो इसका जो आंसर होगा प्लांट की वजह से इसका आंसर है प्रोपेगेटिव। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि प्लांट के अंदर ही मल्टीप्लाई होंगे मतलब प्रोपेगेटिव। ठीक है, सो प्लांट वायरसेस दैट मल्टीप्लाई विद इन इंसेक्ट वेक्टर्स आर नोन एज प्रोपेगेटिव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है कि व्हेन अ वायरस अटैक अ बैक्टीरियम द मटेरियल दैट एंटर्स द होस्ट इज। जो मटेरियल होस्ट के अंदर एंटर करता है वो क्या कहलाता है? देखो, जब भी वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है तो अभी अभी मैंने बताया कि प्रोटीन कोट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ उसका न्यूक्लिक एसिड जो होगा, न्यूक्लिक एसिड वो जाएगा। न्यूक्लिक एसिड मतलब जो उसका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली जाती हैं, तो आप ये पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि प्रियॉन्स के पास क्या होता है? प्रियॉन्स के पास सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि प्रियॉन्स प्रोटीन्स हैं जो कि इन्फेक्टेड होती हैं, एबनॉर्मल प्रोटीन एक तरीके से। सो आगे देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि प्रूशनर ने 1982 में इनको
ऑब्जर्व किया, और हैं क्या ये सिर्फ प्रोटीन्स होती हैं, कोई न्यूक्लिक एसिड होता नहीं है। अच्छा, एक और चीज़, ये स्क्रैपिड डिजीज़ जो शीप में देखने को मिली थी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रही, और मैड काउ डिजीज़ जो कि रीसेंट न्यूज़ में रही, तो वो मैड काउ डिजीज़ जिसमें गाय जो है वो मैड हो जाती है, मतलब पागल सी हो जाती है बिल्कुल, और वो वाली जो डिज़ीज़ है वो डिज़ीज़ भी इस प्रियन की वजह से ही देखी गई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि एक फ्रेज़ दिया, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज़ है ये, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, ये किसने प्रपोज किया था? तो ये प्रपोज किया था बीजरिंग ने, ठीक है, बाइजेरिक जो हैं इन्होंने इसको प्रपोज किया था। अब ये कौन थे? ये थे डच माइक्रोबायोलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट, दोनों ही थे, और ही इज़ ऑफन कंसिडर्ड वन ऑफ द फाउंडर ऑफ वायरोलॉजी का फाउंडर्स में से एक हैं ये, और इन्वायरमेंटल माइक्रोबायोलॉजी के फाउंडर में से एक माने जाते हैं। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स के लिए कौन सा वायरस रेस्पॉन्सिबल होता है? रेट्रोवायरस मतलब आरएनए वायरस। ये बड़े खतरनाक वाले वायरस होते हैं, जनरली इनमें म्यूटेशन होता है, बहुत कम है जिनमें म्यूटेशन नहीं होगा। चलिए, इसके बाद ये इनका दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन कि द वायरस रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्स इज एन रेट्रोवायरस जो कि ह्यूमन HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। अब ये जो रेट्रोवायरस है ये याद रखेंगे आप, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA होता है इसमें, जिसमें कि DNA इंटरमीडिएट भी पाया जाएगा, और ऑब्लिगेट पैरासाइट टारगेट अ होस्ट सेल, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड्स हैं, ये उनका बैक्टीरियल DNA है। ये इसमें क्यों दिया गया है ये मुझे पता नहीं है, इसमें किस रीज़न की वजह से यहाँ पे बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर दिया है। ये बैक्टीरिया का है लेकिन, ठीक है। चलिए, इसके बाद बात की गई है क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट क्रिस्टलाइज्ड बाय, प्लांट वायरस को क्रिस्टलाइज फॉर्म में किसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया या उस फॉर्म में लिया? तो वो थे स्टैनले, WM स्टैनलो जो थे, इन्होंने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था प्लांट वायरसेस को, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है कि साइनोफेजेस, ये याद रखें, साइनो मतलब साइनो बैक्टीरिया, फेजेस मतलब जो बैक्टीरिया को किल करने वाले वायरसेस हैं उनको बोला जा रहा है। सो साइनोफेजेस फ्रॉम इंडिया वर डिस्कवर्ड फॉर फर्स्ट टाइम बाय, सबसे पहले किसने डिस्कवर किए थे? इंडिया में, इंडिया के किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए थे? तो ये दो साइंटिस्ट हैं, एक तो हैं RN सिंह, दूसरे हैं PL सिंह, RN सिंह PL सिंह, इन्होंने सबसे पहले डिस्कवर किए थे, ठीक है। उसके बाद बोला गया है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बोलता है कि साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय, किसने साइनोफेजेस को डिस्कवर्ड किया? साइनोफेजेस को डिस्कवर किया था सेफरमैन और मॉरिस ने। अब आप कहेंगे कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में तो अलग था, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में इंडिया की बात हो रही थी कि इंडिया में किसने सबसे पहले डिस्कवर किया, लेकिन ये बात हो रही है कि डिस्कवर किसने किया, मतलब पूरे वर्ल्ड की बात चल रही है, ठीक है। 2 बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, इसीलिए रिपीटेटिव क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। उसके बाद साइनोफेजेस देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या बोलता है कि साइनोफेजेस वर डिस्कवर्ड बाय सेफरमैन एंड मॉरिस इन 1963 फ्रॉम वेस्ट यूटिलाइजेशन पॉन्ड ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी के जो वेस्ट यूटिलाइजेशन पॉन्ड था उससे इन्होंने ये डिस्कवर किए थे। और साइनोफेजेस हैं क्या? ये ऐसे फेजेस हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया को पर अटैक करते हैं। दे नेम्ड द वायरस एज LPP1 यूजिंग द फर्स्ट लेटर ऑफ 3 जनरा, ठीक है, 3 जनरा और 3 जनरा के तीनों लेटर यूज़ कर लिए फर्स्ट, और इसको LP1 नाम दे दिया। ये इनका स्ट्रक्चर है, हेड एंड देन टेल, ठीक है। दिस इज LPP1 और दिस इज N1 में ये कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर्स एंडिंग पे मिल जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है
कि द वायरल कैप्सिड इज मेड अप ऑफ, वायरल कैप्सिड किससे बना होता है? वायरल कैप्सिड बना होता है प्रोटीन से, कुछ समय पहले ही हमने समझा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है कि द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द रेट्रोवायरस, रेट्रोवायरस मतलब आरएनए वायरस, तो इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? ऑब्वियसली आरएनए, ठीक है, आरएनए। और आरएनए कौन सा? सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, एसएसआरएनए, तो इसका राइट ऑप्शन हो गया एसएसआरएनए, ठीक है, रेट्रोवायरस जैसे कि एचआईवी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 बोलता है कि बैक्टीरियोफेज कंटेन एन एंजाइम नोन एज, एक एंजाइम कंटेन करते हैं बैक्टीरियोफेजेस, उस एंजाइम का नाम क्या है? उस एंजाइम का नाम होगा लाइजोजाइम। क्यों? क्योंकि ये जो लाइजोजाइम होता है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को डिग्रेड करने के लिए होता है, बैक्टीरियल सेल वॉल डिग्रेडेशन के लिए होता है, ठीक है। और मैंने बताया कि बैक्टीरियोफेज जो होता है वो किस पे अटैक करता है? बैक्टीरिया पे ही अटैक करता है। अब जब बैक्टीरिया पे अटैक कर रहा है तो उसके लिए उसको डिग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, और अपने जेनेटिक मटेरियल को अंदर डालना है तो फिर डिग्रेड करना पड़ेगा, इसके लिए इसको लाइजोजाइम की ज़रूरत होती है, ठीक है। 3 बार क्वेश्चन ये देखिए रिपीटेटिव है, तो देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन। लाइजोजाइम बैक्टीरियोफेज में पाया जाता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लाइजोजाइम होता है। इसको देखिए ये भी बोला जाता है, ये इसका केमिकल नेम चलता है कि एन एसिटाइल म्यूरामाइड ग्लाइकेंड हाइड्रोलेज, और इसको कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है, वाणिज्यिक प्रयोग मतलब कमर्शियली भी इसको यूज़ किया जाता है। और इस एंजाइम का उपयोग जानवरों की प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए भी, एनहेंस करने के लिए भी यूज़ किया जाता है एनिमल्स की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है कि साइनोफेज इज़ अ वायरस दैट अटैक, साइनोफेज एक वायरस है जो कि किस पे अटैक करता है? साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी एक ही चीज़ है, ठीक है, उन्हीं का नाम है। पहले ब्लू ग्रीन एल्गी था, लेकिन जब पता चला कि इनका सेल्स प्रिमिटिव टाइप का होता है तो इनका नाम साइनोबैक्टीरिया रख दिया, साइनिन कलर का होने की वजह से। तो यही सारी चीज़ें इसमें बोली गई हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 बोला जाता है कि हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ इज फाउंड इन, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ किस में पाई जाती है? फंजाई में, बैक्टीरिया में, वायरसेस में, बैक्टीरियोफेज में, ठीक है, हेलिकल कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है तो वो पाई जाती है आपकी बैक्टीरियोफेजेस में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, ये क्वेश्चन नीट में भी आ चुका है और UPPCS में भी 1994 में, इसी दौरान कुछ 2000 समथिंग ही ये पूछा गया नीट में भी। सो अ टी सीरीज़ बैक्टीरियोफेज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय, टी सीरीज़ वाले जितने भी होते हैं T1 T2 जितने भी बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो किस शेप में होते हैं? टैडपोल की शेप जैसे होते हैं, मतलब रिजेंबल किससे करते हैं, मिलती जुलती किससे है उनकी शेप? राउंड होती है, इरेगुलर होती है, रोम्बॉइड होती है। तो मैं आपको बता दूं टैडपोल शेप होती है, टैडपोल लाइक। कैसी होती है? टैडपोल लाइक, इस तरह से। या इसको स्पर्मेटोजोइड्स भी बोल सकते हो, मतलब इसको नहीं बोल सकते हो, शेप स्पर्मेटोजोइड्स भी बोल सकते हो क्योंकि ऑलमोस्ट सेम ही होती है। तो स्पर्मेटोजोइड जैसी शेप बोल सकते हो या टैडपोल जैसी शेप बोल सकते हो। एक हेड होता है, एक टेल होती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 बोला जाता है कि वायरस कंटेन, वायरस क्या कंटेन करते हैं? वायरसेस में या तो DNA होगा या RNA होगा, कुछ भी हो सकता है, ओनली वाला केस नहीं चलता और नाइदर तो हो ही नहीं सकता। उसके बाद क्वेश्चन 22 बोलता है कि ऑफ द फॉलोइंग विच डिजीज इज कॉज्ड बाय वायरस, इनमें से कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कि वायरस से होती है? तो पहला ही ऑप्शन पोलियो दिया है, पोलियोमाइलिटिस नाम की जो डिजीज़ है वो वायरस से होती है, ठीक है। TB बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज़ है, लेप्रोसीबी, और मलेरिया की बात करें तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से होने वाली डिजीज़ है। ये एक न्यूरल डिजीज़ है, न्यूरल डिजीज़। और इसके बाद बोला गया है, ये देखिए इसमें बोला गया कि पोलियो विषाणु जनित रोग है, यह रोग पोलियो माइलिटिस वायरस द्वारा फैलता है, जबकि लेप्रोसी माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा, और TB माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा, और मलेरिया प्लाज्मोडियम के द्वारा, ठीक है। तो सारे इन्होंने दे दिए, मलेरिया, TB, माइक्रोबैक्टीरियम से लेप्रोसी, और बाकी पोलियोमाइलिटिस तो हमने समझाई।
इसके बाद 23 क्वेश्चन क्या बोलता है? 23 क्वेश्चन बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरल स्ट्रेन कॉज बर्ड फ्लू, इनमें से कौन सा स्ट्रेन है जो कि बर्ड फ्लू कॉज करता है? तो इसका आप लोगों को याद रखना पड़ेगा H2N2, ये आपको लर्न करना पड़ेगा। H2N2 जो है वो बर्ड फ्लू के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। स्ट्रेन मतलब टाइप। तो इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि बर्ड फ्लू जिसे एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू बोला जाता है, एवियन इन्फ्लुएंजा टाइप ए फ्लू, जीनस ए फ्लू या एवियन फ्लू भी कहते हैं इसे, और आर्थोमिक्सोविरिडल कुल के इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है उस इन्फ्लुएंजा की ही बात की जा रही है। इन्फ्लुएंजा वायरस ए जीनस के विषाणु से होता है, ठीक है। बाकी अगर इस वायरस के कोर की बात करें तो इस वायरस का कोर होता है हीमोग्लूटिनिन H, इसीलिए H2 हो जाता है, और इसमें न्यूरोमिनेस प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, तो इसीलिए इसको H2N2 बोलते हैं, ठीक है। ये रीज़न है कि किस वजह से इसको H2N2 बोला गया। H2N2 इस रीज़न की वजह से बोला जाता है। उसके बाद बोला गया है कि टोटल 16 हाइड्रोजन और 9 नाइट्रोजन उप प्रकार हैं इसके, और मतलब सब टाइप हैं। इस प्रकार में हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के 144 भिन्न संयोजक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए H1N1, मतलब कॉम्बिनेशन अगर देखें तो 144 हो सकते हैं हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के, H1N1, H2N2, H5N1, इस तरह से, ठीक है। इन सब में सबकी वजह से बर्ड फ्लू हो सकता है। ये जितनी भी स्ट्रेन हैं इन सारी स्ट्रेन में से किसी भी स्ट्रेन की वजह से बर्ड फ्लू हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। ये देखिए क्वेश्चन क्या बोलता है कि जोकर किसको बोला जाता है? माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर किसको बोल दिया जाता है? तो देखो माइक्रोबायोलॉजिकल पार्क का जोकर बोला जाता है माइकोप्लाज्मा को। किसको बोला जाता है? माइकोप्लाज्मा को। ये आप लोग को याद रखना है, माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है, ठीक है। क्यों बोला जाता है वो भी मैं बता देती हूँ। माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो देखो ये प्रोकैरियोट्स में इसको लिया जाता है, लेकिन मतलब इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इसके पास सेल वॉल नहीं होती। पहली चीज़ तो सेल वॉल नहीं होती। दूसरी चीज़ ये अपनी शेप और साइज़ चेंज कर सकता है, शेप और साइज़ चेंज कर सकता है, ठीक है। तीसरी चीज़ ये पैरासिटिक या सेप्रोफिटिक की तरह काम करेगा। और फोर्थ जो चीज़ आप लोगों को याद रखनी है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता है। क्यों? एंटीबायोटिक किस पे असर करती है? सेल वॉल पे। सेल वॉल है नहीं तो इन पे कोई असर होता नहीं है, इसीलिए ये पैरासिटिक और सेप्रोफिटिक की तरह रहता है, ठीक है। बाकी PPLO बोल देते हैं इन्हें, प्लूरोनिमोनिक लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो बस यही सारी चीज़ें लिखी हैं। सबसे छोटे हैं ये, बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें इनमें है। क्वेश्चन नंबर 25 है इंटरफेरेंस, जो अभी अभी हमने पढ़ी। इंटरफेरेंस किसके रेस्पॉन्स में प्रोड्यूस होते हैं? वायरसेस के, ठीक है। डिफेंस मैकेनिज्म है कि PGT बायोलॉजी 2015 में पूछा गया है। इसमें देखिए क्या बोला गया, इंटरफेरेंस सिग्नलिंग प्रोटीन का एक समूह होता है जो कि कुछ पोषक कोशिकाओं में कुछ सूक्ष्म जीवों के जैसे विषाणु प्रतिक्रिया के फलस्वरूप बनता है। जैसे कि मैंने बताया कि उनके रेस्पॉन्स में बनता है। जब कोई वायरस आता है तो हमारे सेल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और कहते हैं कि अरे वायरस का अटैक हो गया, तो एक केमिकल रिलीज करने लग जाते हैं, एक मैसेंजर की तरह, कि पड़ोसी वाले जो सेल हैं उनको बचा लिया जाए, और उनके पास उन केमिकल को भेज दिया जाता है कि वायरस का अटैक हो रहा है, तब तक वो तैयार हो जाते हैं। तो ये एक तरीके से डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है कि द प्रोसेस एब्सेंट इन वायरसेस, वो प्रोसेस जो कि वायरसेस में एब्सेंट होती है, क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, प्रोटीन सिंथेसिस, म्यूटेशन या एनर्जी रिप्लेशन। तो देखो रेप्लिकेशन तो वही रीज़न है जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। रेप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बातें की। प्रोटीन सिंथेसिस, बिना प्रोटीन तो सिंथेसिस होगा जब न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, प्रोटीन बनेगा, तो प्रोटीन कैप्सिड होती है इनके पास। म्यूटेशन इनमें होता ही रहता है, हम लोग को पता ही है कि बहुत चेंजेस करते हैं, और चेंजेस शक्ल चेंज होने की वजह से ही, कि बहुत सारे वायरसेस ऐसे हैं जिनकी वैक्सीन नहीं बन पाई। उसके बाद आता है ये एनर्जी लिबरेशन। एनर्जी बनाएंगे तो जब इनके पास सेल होगा, सेल ही नहीं है तो एनर्जी लिबरेशन नहीं कर पाते ये, ठीक है। सो एनर्जी लिबरेशन इसका होगा कि ये एब्सेंट होता है। एनर्जी लिबरेशन नाम की जो प्रोसेस है इनके अंदर एब्सेंट होती है। बाकी ये डिस्क्रिप्शन है, ये आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है? क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है कि HIV वायरस इज अ रेट्रोवायरस, RNA, DNA वायरस, HTLV,
किस तरीके का, तो देखो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड भी करके कर सकते हो अगर आपको याद है। तो देखो HIV वायरस इतना हमें पता है कि एक रेक्टो वायरस तो है, RNA वायरस है, ठीक है, DNA वायरस है नहीं है, तो ये हटा दो, जिसमें C आ जाए ना उस ऑप्शन को हटा दो। दिस इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड। C आ जाए उसको हटा दो। देखो इसमें C है, इसको हटा दो, ठीक है, इसमें C है, इसको हटा दो, इसमें C है, इसको हटा दो, बचा क्या, ABD। तो आपको अगर ये नहीं भी पता तो भी आप इसे कर देंगे। अगर ये टर्म का मतलब अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कर देंगे, क्योंकि आपको एलिमिनेशन कर दोगे। लेकिन एलिमिनेशन हर जगह काम नहीं करता, इसीलिए हमारा पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए HIV वायरस की फुल फॉर्म हमें पता ही, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। LAV का मतलब होता है लिम्फेडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। HTLV-3 का मतलब होता है ह्यूमन T सेल्स, और हमें पता है कि HIV वायरस जो होता है T सेल्स वायरस ही होता है, ठीक है, T सेल्स को इन्फेक्ट करता है सबसे पहले। और ARS होता है एड्स एसोसिएटेड रेट्रो वायरस, इसी को बोलते हैं। या फिर हम इसे ऐसे भी बोल सकते हैं कि HIV वायरस एक रेट्रो वायरस है जो कि सिंगल स्टैंडर्ड वायरस है, SSRNA, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है कि द स्मॉलेस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट इन हायर प्लांट्स। ये देखो इन्होंने क्या बोला कि सबसे छोटा डिजीज कॉज करने वाला एजेंट जो कि हायर प्लांट्स में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं। देखो वायरॉइड होता है, लेकिन इससे भी छोटा है मॉलिक्यूल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, PGT बायोलॉजी 2000 में पूछा गया ये। अब हायर प्लांट्स की अगर बात करें तो सूक्ष्म रोग कारण एजेंट पाए जाते हैं जिनको कि मॉलिक्यूल्स कहते हैं। इससे जो प्लांट होते हैं उनकी ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है, ग्रोथ पे असर पड़ता है। 29th क्वेश्चन है कि द वायरस पैरासिटाइजिंग द मेंबर्स ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी आर नोन एज। ये हम बहुत समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं, साइनोफेज बोला जाता है, ठीक है। वो वायरस जो कि किसके ऊपर पैरासाइट की तरह काम करते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी पर, उनको साइनोफेज बोला जाता है। साइनोफेज स्टेनियर ने नील हरित शैवाल को साइनोबैक्टीरिया के रूप में वर्गीकृत किया है, ठीक है। स्टेनियर ने ब्लू ग्रीन एल्गी को साइनोबैक्टीरिया बोला, तो ये याद रखेंगे आप, बाकी तो सब आपको पता है। क्वेश्चन नंबर 30 की अगर बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 बोलता है कि प्लांट वायरस वॉज फर्स्ट आइसोलेटेड इन क्रिस्टलाइन फॉर्म। ये वही क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्लांट वायरस को क्रिस्टलाइन फॉर्म में किसने आइसोलेट किया था, किसने निकाला था, और क्या बोला था, न्यूक्लियोप्रोटीन बोला था। तो वो WM स्टैनले थे, ठीक है। इन्होंने 1935 में TMV को क्रिस्टलाइज किया, और इसके लिए इनको 1946 में नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है। ये जितने भी नोबेल प्राइज़ वाले साइंटिस्ट होते हैं ना, ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट हैं। इवानोस्की ने वायरस की खोज की थी, ये याद रखेंगे। वायरस डिस्कवर किसने किया, इवानोस्की ने। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है कि वायरॉइड्स क्या हैं, इन्फेक्शियस प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन, इन्फेक्शियस न्यूक्लिक एसिड, या ऑल ऑफ द। तो देखो जो वायरॉइड्स होते हैं इनमें प्रोटीन नहीं होती, वायरस से छोटा साइज है इनका, लेकिन इनमें प्रोटीन नहीं होती है, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। कोई कोट वगैरह अभी तक देखा नहीं गया। जनरली वायरॉइड्स का अगर बात करें तो अभी तक इनमें जो डिजीज़ देखी गई है वो प्लांट्स में देखी गई है, और इनके पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो RNA देखा गया है, RNA वाले ऑर्गेनिज्म में। ये टीओ डीनियर नाम के जो साइंटिस्ट थे 1971 में, टीओ डीनियर ने न्यूक्लिक अम्ल से बने इन अणुओं के वायरसों को खोज दिया और वायरॉइड नाम दिया इसको। और इन्फेक्शियस प्रोटीन तो प्रियॉन्स बताया ही हमने कि इन्फेक्शियस प्रोटीन को प्रियॉन बोलते हैं, बाकी वायरसेस को इन्फेक्शियस न्यूक्लियो प्रोटीन बोला जाता है। तो ये टर्म्स अलग हो जाते हैं, हम यहाँ तक बात कर रहे थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंजाइम्स आर एब्सेंट इन। एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं किस में, फंजाई में, वायरस में, स्लाइम माउल्ड में, बैक्टीरिया में। तो एंजाइम्स एब्सेंट होते हैं वायरसेस में, क्योंकि वायरसेस के पास दो ही चीज़ें, एक तो उनका न्यूक्लिक एसिड है उनके पास, दूसरी उनके पास प्रोटीन है। PGT 2002 का क्वेश्चन है ये। बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी वो इस वजह से ही नहीं कर पाते हैं, जब किसी लिविंग सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं तब मेटाबॉलिक एक्टिविटी करते हैं। ये इसका डिस्क्रिप्शन है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला है कि सिंगल स्टैंडर्ड DNA किस में पाई जाता है। तो सिंगल स्टैंडर्ड DNA पाया जाता है कि
174 वायरस में, ठीक है। किस में पाया जाता है? बैक्टीरियोफेज है ये एक तरीके का बैक्टीरियोफेज है, ये याद रखना, ठीक है। लैम्डा नहीं है 174। क्वेश्चन नंबर 34। अच्छा, एक इसमें रियो वायरस देखो, इकोलाई को तो आप जानते ही हैं, इकोलाई बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है, स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है, लेबोरेटरी में मोस्टली कम जो है वो इसी के साथ होते हैं। अभी अगर रियो वायरस की बात करें तो रियो वायरस एक आरएनए वायरस ही होता है जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। 50% अगर हम लोगों की बात करें तो वो इस वायरस के अगेंस्ट अपनी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बना चुकी हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है काफ़ी स्टेबल वायरस है, म्यूटेशन नहीं होता या ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है कि अ प्लाज्मिड विच बिकम्स इंटीग्रेटेड इनटू होस्ट क्रोमोसोम एंड रेप्लिकेट साइमल्टेनियसली आर कॉल्ड। कहने का मतलब है कि सॉरी, प्लाज्मिड जो कि होस्ट के क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट हो जाता है और रेप्लिकेट करने लग जाता है साइमल्टेनियसली, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है एपिजोम। क्या बोलते हैं उसे बोलते हैं एपिजोम। उसको बोल दिया जाता है एपिजोम। अब देखिए एपिजोम का क्या इसमें लिखा हुआ है कि प्लाज्मिड जो मुख्य गुणसूत्र मतलब क्रोमोसोम का भाग भी बन सकते हैं, एपिजोम कहलाते हैं। एपिजोम गुणसूत्र के साथ लगकर या उससे पृथक भी द्विगुण कर सकते हैं, जबकि प्लाज्मिड जो है वो अपने आप रेप्लिकेट करते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड जो है वो एक्स्ट्रा सेल्यूलर नहीं, क्रोमोसोमल पार्ट ही है, लेकिन एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब ये अपना अलग तरीके से अपना करेंगे, इनको इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बोला जाता है इन्हें, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल। ऑटोनोमस रेप्लिकेशन मतलब सेल्फ रेप्लिकेशन करते हैं, अपने आप करेंगे, ऑटोनोमस, ठीक है। चलिए, मेन जेनेटिक मटेरियल बैक्टीरिया का वही होता है जो कि साइटोप्लाज्म में फ्रीली सर्कुलर पाया जाता है, डीएनए। इसमें देखिए एक स्टेटमेंट बोला है, ऑल प्लाज्मिड्स आर एपिजोम्स बट ऑल एपिजोम्स आर नॉट प्लाज्मिड, ठीक है। इसी की वजह से कि जितने भी प्लाज्मिड्स होते हैं उन सारे प्लाज्मिड्स को हम एपिजोम्स बोल सकते हैं, क्योंकि होस्ट क्रोमोसोम में इंटीग्रेट हो सकते हैं और रेप्लिकेट कर सकते हैं, लेकिन जितने भी एपिजोम्स हैं उन सबको हम प्लाज्मिड नहीं बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 बोला जाता है कि स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? सबसे छोटा अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया माइकोप्लाज्मा है। उसके बाद ये इसका डिस्क्रिप्शन है, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे हम 35 क्वेश्चंस वायरस टॉपिक के कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।